नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्जाम में। तो दोस्तों, हम कर रहे थे टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, और जिसके साथ जो मैं साथ में आपको डिटेल दे रहा हूँ वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको ज़्यादा साथ में ज़रूर सुनें। कल की वीडियोज़ में साउंड की दिक्कत आ गई थी, तो अब मुझे लगता है कि कल को और आज का कंटेंट मुझे एक साथ ही करवाना पड़ेगा। ओके, थोड़ी लेंथी वीडियो रखने की कोशिश करूँगा, इतनी थोड़ी सी एनर्जी बचे। चलो, आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, अ टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रा अटेंशन ऑफ हिज और हर स्टूडेंट शुड। अगर कोई अध्यापक अपने अपने जो छात्र हैं उनका ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा पढ़ाई की तरफ, तो उसको क्या करना चाहिए उस केस में। तो देखिए, ऑप्शन है हमारे पास, रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, उसे अपनी पोस्ट ही छोड़ देनी चाहिए, मतलब रेजिग्नेशन दे देनी चाहिए। गलत जवाब। फाइंड फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट, ये तो बहुत ही गलत बात है कि ना जाने आंगन टेढ़ा, कि अगर आप अपने स्टूडेंट्स के अंदर ही कमियां निकालना स्टार्ट कर दे कि भाई तेरे को समझ में नहीं आई, मैंने तो अच्छे से समझाया था, बहुत गलत जवाब। स्टार्ट डिक्टेटिंग, लेक्चर देना स्टार्ट कर देना, गलत जवाब। ऑप्शन नंबर ए है, इवेल्युएट हिज और हर टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट। अध्यापक को क्या चाहिए कि अपने टीचिंग मेथड में कमियां ढूंढे और उसमें सुधार लाए। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर था। अगला प्रश्न, और टीचर जनरली आस्क क्वेश्चन टू हिज पीपल ड्यूरिंग द लेक्चर। एक अध्यापक जो होता है वो अपने लेक्चर के दौरान अपने छात्रों से क्वेश्चन पूछता है। क्यों पूछता है, अभी देखेंगे। पहला है हमारा, टू नो द स्टूडेंट लिसनिंग द लेक्चर अटेंटिवली, कि क्या ध्यान से आपके स्टूडेंट ध्यान से सुन रहे हैं या फिर नहीं सुन रहे। बी ऑप्शन है, टू नो विच स्टूडेंट इज़ ब्रिलियंट वन। क्वेश्चन पूछने से आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा आपका छात्र जो है वो इंटेलिजेंट है, ब्रिलियंट है। अगला बोला है इन्होंने, टू हेल्प द स्टूडेंट, गलत जवाब। ऑप्शन नंबर सी है जो कि हम सही मान रहे हैं, वो है टू नो वेदर द स्टूडेंट आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर और नॉट। हमें बीच बीच में क्वेश्चन पूछ के ये पता लग जाता है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्वेश्चन को ध्यान से सुन पा रहे हैं, मतलब समझ पा रहे हैं हमारे लेक्चर को या फिर नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर रहेगा। कुछ लोग ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। देखो, अगर अंडरस्टैंडिंग वो टीचर जो हो वो अंडरस्टैंडिंग कर रहे हों, मतलब स्टूडेंट जो हो समझ रहे हों, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो लेक्चर को ध्यान से सुन भी रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसमें ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ़ यू ओपन ए स्कूल यू क्लोज द प्रिजन, इट मीन्स, अगर आप स्कूल खोल देते हो तो आप प्रिजन को, यानी कि आप जेलों को बंद कर देते हो। देखो, मैं आपको बहुत बार कह चुका हूँ कि एजुकेशन ही इज़ द ओनली की, जिससे हम हर एक चीज़ को, हर एक जो बुराई है, कुरीति है, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है, स्कूल आर बिल्ट ऑन द लैंड वेयर देयर वर प्रिजन, कि स्कूल उस जगह पर बनाए गए, मतलब पूछा है कि इसका मतलब क्या है, तो उन्होंने बोला कि स्कूल उस जगह पर बना है जहाँ पे पहले जेल हुआ करती थी। गलत जवाब। ऑप्शन नंबर सी है, स्कूल चिल्ड्रन थ्रो स्टोन एट प्रिजन बिल्डिंग, गलत जवाब। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द स्कूल कॉज मच ग्रीफ एंड पेन टू प्रिजन ऑफिशियल्स, ये तो और भी गलत जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, स्प्रेड द एजुकेशन एंड द क्राइम, कि इसका मतलब क्या है कि जिस तरह से आप एजुकेशन को स्प्रेड करते हो, एजुकेशन को बढ़ावा देते हो, उसी तरह से आपका क्राइम जो है वो कम होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ गुड टीचर इज़ वन हो, एक अच्छा अध्यापक कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए, गिव यूजफुल इन्फॉर्मेशन, सही है कुछ हद तक। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, ये भी सही है। इन गिव्स प्रिंटेड नोट्स टू स्टूडेंट, ये भी कुछ हद तक हम सही मान सकते हैं। लेकिन ऑप्शन नंबर डी है, इंस्पायर्स स्टूडेंट टू लर्न, टीचर जो है, अच्छा टीचर स्टूडेंट्स को इंस्पायर करता है पढ़ने के लिए। देखो, जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट होते हैं ना, उनको तो हर कोई पढ़ा लेता है, लेकिन जो स्टूडेंट ज़रा सा मतलब पढ़ने में मन नहीं लगता, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं ना ट्रूएंट स्टूडेंट्स, उनको पढ़ाना, जो पढ़ा लेगा वही मतलब सही मायने में सही टीचर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ द लेजिस्लेशन लिस्टेड, एजुकेशन हमारे लेजिस्लेशन में कौन सी लिस्ट में है। देखो, आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये आ गया, ये आपको दिख रहा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। हमें पता है कि एजुकेशन जो है, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है, कंकरेंट लिस्ट का विषय है। मुझे ये बताओ कि कौन से शेड्यूल में इनकी बात करी गई है, जो आपके स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है, मतलब पावर का डिवीज़न जो है वो कौन सी शेड्यूल में किया हुआ है, ये बताना है आप लोग कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल स्कूल्स एंड ओपन लर्निंग स्कूल इज़ द, एक मेजर सा डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल स्कूल और ओपन लर्निंग स्कूल में। सीधा आंसर देखेंगे हम, द फॉर्मर आर सिस्टमेटिक, थोड़े से सिस्टमेटिक हैं, और क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, और टीचर्स क्लासरूम बिहेवियर शुड बी गुड बिकॉज, टीचर का क्लासरूम के अंदर जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी सही होना चाहिए, क्यों। तो ऑप्शन नंबर ए है, इट विल सेट एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल को सेट करते हैं।
अगला है स्टूडेंट विल बी मोर अटेंटिव, हाँ ये भी कुछ हद तक बात सही है। ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट विल अप्रिशिएट इट, स्टूडेंट इसको अप्रिशिएट करते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है एनवायरनमेंट वुड बी कंडक्टिव ऑफ लर्निंग, अगर बिहेवियर सही होगा क्लासरूम के अंदर तो एनवायरनमेंट होगा पढ़ाई का, और एनवायरनमेंट होगा तो लर्निंग भी मैक्सिमम होगी। ऑप्शन नंबर सी इसमें से आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, टीचिंग एड आर यूज़फुल बिकॉज दे, देखो ये मैंने बहुत बार करवा चुका हूँ आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ये आज जो मैं आपको लेक्चर करवा रहा हूँ ना, करवाए थे मैंने इसके डिटेल में, वहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम आपसे आपके बनेंगे, मैं गारंटी के साथ। आपके चाहे दिमाग में वो घूम चुके हैं, आपके दिमाग के अंदर वो आपके ब्लड में मिक्स हो चुके हैं वो कॉन्सेप्ट सारे, अब आपको सही आंसर खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा। देखो टीचिंग एड्स आर यूजफुल बिकॉज दे, अब टीचिंग एड महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? ऑप्शन नंबर है हेल्प टीचर्स वर्क, हाँ भाई टीचर को हेल्प करते हैं। एक्टिव ऑल सेंसेस, हाँ ये भी कुछ हद तक हम सही कह सकते हैं। हेल्प स्टूडेंट टू बी अटेंटिव, ये भी सही बात है। मेक लर्निंग मोर मीनिंगफुल, देखो भाई जब लर्निंग मीनिंगफुल होगी इसका मतलब क्या होगा कि स्टूडेंट अच्छे से अटेंटिव भी होंगे और उनकी सेंसेस भी पूरी ज़्यादा एक्टिव होंगी। देखो कई बार क्या होता है कि टीचिंग एड बहुत सिंपल होना चाहिए, टीचिंग एड कुछ इस तरह का लेके आगे जो बच्चों को समझ में ना आए, है ना, और टीचर या फिर टीचर उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, फिर तो क्या फ़ायदा उस टीचिंग एड का। तो टीचिंग एड इस तरह की होनी चाहिए कि एकदम सिंपल हो और स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग हो। अगला प्रश्न, जो रेगुलेटरी बॉडी है जो टीचर एजुकेशन को देखती है वो कौन सी है, इनमें ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें नेशनल कमेटी फॉर टीचर एजुकेशन, NCTE, 2009 में शायद इसकी फॉर्मेशन हुई थी ना, ये आपको पता होना चाहिए। इन सब की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, NCERT, UGC, CABE। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट मेक्स द स्टूडेंट एक्टिव एंड अटेंटिव इन द क्लास, कौन सी चीज़ है जो स्टूडेंट्स को बनाती है एक्टिव और अटेंटिव, कि क्लास में वो एक्टिव भी रहें और अटेंटिव भी रहें, कौन सी चीज़ इनको बनाती है? पहला है इम्प्रेसिव लेक्चर, तो लेक्चर हमेशा, देखो लेक्चर तो बोरिंग भी हो जाते हैं कभी कभी, अभी मैं आपको कभी कभी पढ़ाता हूँ तो बहुत बोरिंग भी हो जाता है ना। फिर है एग्जांपल्स देके, हाँ ये भी सही है। कलरफुल डायग्राम, ये भी सही है। वैरायटी इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, देखो जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में वैरायटी हो, जैसे कभी कभी मुझे लगता है कि ज़्यादा बोरिंग हो गए, वह बीच में थोड़ी सी ऐसे गप्पे शप्पे लग पड़ता हूँ मारने, गप्पे शप्पे क्या थोड़ा सा मोटिवेट लग पड़ता हूँ आपको करने। फिर मैं कभी कभी मजाक कर लेता हूँ, हाँ अपने आपको समझ में आता है कि नहीं आता है, फिर मैं मजाक करता रहता हूँ। और भी बहुत सारी कुछ है, मतलब क्लास का माहौल थोड़ा लाइट करने के लिए। देखो ऑनलाइन का यही ड्रॉबैक मुझे लगता है कि मैं आपके फेस एक्सप्रेशन को नहीं देख सकता यहाँ पे, एक बार फेस एक्सप्रेशन देख लें तो काफ़ी सही रह जाता है, हाँ भाई ठीक है। बाकी ये भी सही है, मैं अभी एक ऑन लाइव लेक्चर ले रहा था, तो लाइव लेक्चर में मैं सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट करवा पाया, एक कॉन्सेप्ट भी मतलब 2-4 ही क्वेश्चन करवा पाया। फिर मेरे को लगा कि अगर ये क्लास रिकॉर्ड होती तो मैं कम से कम 15-20 क्वेश्चन करवा देता इसी रिकॉर्ड क्लास में, क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट कम होता है। अब लाइव लेक्चर लेना बहुत आसान है, लेकिन उसमें आपको पता है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट भी आ जाएंगे साथ में, फिर वो गलत वलत कमेंट लगते हैं करने, फिर मुझे वो अच्छा नहीं लगता। अगला प्रश्न देखते हैं, टीचिंग रिजल्ट इन, ये तो पता नहीं कितनी बार मैंने करवाया है। जब टीचिंग जो है वो किसका, इस क्वेश्चन को आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर भी मिलेगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी की जगह पे आपको आंसर इसका मिलेगा। पर मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि टीचिंग जो है वो एक मीनिंगफुल लर्निंग के अंदर आपका एंड होता है। टीचिंग और लर्निंग की वजह से आपके बिहेवियर में चेंज आता है, वही इसका सही आंसर आना चाहिए, है ना। वैसे बता रहा हूँ मुझे, अगर टीचिंग इन्होंने लर्निंग बताया है तो कौन इसका आंसर सी बताता है, कौन इसका आंसर डी बताता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बुक्स इन द लाइब्रेरी शुड बी केप्ट, अब जो आपकी लाइब्रेरी के अंदर पुस्तकें होती हैं वो किस तरह से रखी होनी चाहिए? पहला है अंडर द लॉक एंड की, ताला लगा के, गलत जवाब। हज़ार्ड, क्या ये हैप हार्ड मैनर, यानी कि हौच पौच तरीके से, गलत जवाब। बियॉन्ड द एक्सेस ऑफ ए स्टूडेंट, कि स्टूडेंट वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, फिर क्या फ़ायदा। अकॉर्डिंग टू द ओपन एक्सेस सिस्टम होना चाहिए, कि हर कोई लोग जो है, हर कोई स्टूडेंट जो है वहाँ से बुक उठा के पढ़ सके। अगला प्रश्न, हाउ विल यू एनकरेज द स्टूडेंट टू यूज़ द लाइब्रेरी, आप किस तरह से स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं कि आप लाइब्रेरी को यूज़ करें? ऑप्शन नंबर ए है बीइंग टेलिंग देम द इंपॉर्टेंस ऑफ द बुक, उनको बुक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में बता के। गिव द स्टूडेंट सम बुक्स फॉर स्टडी एट होम। अगला है टेक द स्टूडेंट टू द लाइब्रेरी ड्यूरिंग द वेकेशन और हॉलीडे, नहीं। योर सेल्फ स्टडी इन द लाइब्रेरी अलॉन्ग विद द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट्स के साथ खुद लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ना, यहाँ से स्टूडेंट जो है इनकरेज हो जाएंगे। लेकिन नहीं होते आजकल के जो स्टूडेंट हैं वो बड़े ढीठ होते हैं, वो नहीं होते हैं भाई, वो तो पढ़ता रहे कितना पढ़ेगा और हैं, पढ़ के बाद सफ़ेद होगी फिर भी आज भी पढ़ रहा है, ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा
बुक्स शुड बी इशूड टू द स्टूडेंट्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। जब वो आपके बुक्स इशू होती है ना लाइब्रेरी से, तो वो किस लिए होती हैं? पहले मतलब या तो अनलिमिटेड टाइम के लिए होनी चाहिए, नहीं, ये होनी चाहिए बस स्पेसिफिक नंबर ऑफ डेज़ के लिए। ऐसा नहीं कि पूरे पूरे जन्म जन्मांतर के लिए स्टूडेंट को दे दी बुक, नहीं, कुछ दिनों के लिए दे देनी चाहिए। अगला है हमारा, एक हमारा राइट है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप 6 to 14 हैज़ बीन इंसर्टेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो राइट तो नहीं कहेंगे मैं इसको, लेकिन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में जो बात करी गई है वो कही गई है हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल नंबर 45 में। और अगर यहाँ पे 21A होता और यहाँ पे लिखा होता कि राइट टू एजुकेशन RTE, तो आर्टिकल नंबर हम 21A होता तो उसको हम लगा देते, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन भी आपके पास आ गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, ये तो हमें पता है कि ये शिमला में है। इससे पहले इसका नाम वाइस रीगल लॉज था, लॉर्ड इरविन ने इसको बनवाया था। तो मुझे आपने ये बताना है कि कब ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, ये पहले क्या था, राष्ट्रपति भवन हुआ करता था, तो इसको कब राष्ट्रपति भवन से हटा के, और किसने हटाया था और कब हटाया था, और उसके बाद इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी बनाया था, ये आपको सारा कमेंट बॉक्स में लिखना है। और ये भी बताना है कि कौन सी हिल के ऊपर प्रेजेंट है। शिमला में भी अलग अलग हिल्स है, प्रोस्पेक्टस हिल्स है, जाकू हिल्स है, अलग अलग हिल्स हैं, तो इनका भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी हिल के ऊपर ये प्रेजेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। द नेशनल फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन सर्व शिक्षा अभियान एम्ड एट, जो आपका सर्व शिक्षा अभियान था उसका एम क्या था? सिंपल सी बात है, उसका एम था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन। देखो वो सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात करता है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, उसको कहते हैं हम सर्व शिक्षा अभियान। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द सेकेंड एजुकेशन नो, स्पेशल एजुकेशन इन प्राइमरी स्कूल्स नो, स्पेशल सेकेंडरी एकेडमिक प्रोग्राम नो। ऑप्शन नंबर ए ही इसमें आपका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। इंटरनल असेसमेंट इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज, आपकी इंटरनल असेसमेंट क्यों ज़रूरी होती है? देखो आपको हमें पता है कि इंटरनल असेसमेंट हमें मिलती क्यों है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके वो आपके परसेंटेज नहीं, आपके अटेंडेंस को देख के मिलती है, आपने किस तरह का अपने पावर पर प्रेजेंटेशन दी उसके हिसाब से मिलती है, किस तरह से आपने अपने असाइनमेंटें डिज़ाइन करी उस तरह से आपको इंटरनल असेसमेंट मिलती है। यानी कि वो क्लासरूम एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या वेटेज रहता है उसको दर्शाती है, तो यही इसका सही आंसर रहेगा। इट गिव द वेटेज टू द क्लासरूम परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द एंटायर सेशन, कि पूरे सेशन के दौरान जो जो आपकी एक्टिविटीज़ रही हैं क्लासरूम के अंदर उसको दर्शाता है आपके इंटरनल असेसमेंट। नेक्स्ट है हमारा, स्कूल इज़ ए मिनिएचर फॉर्म ऑफ, देखो स्कूल क्या है, मिनिएचर फॉर्म किसका है? फैमिली, क्लब, स्टेट, नो। देखो सोसाइटी क्या होती है जिसमें अलग अलग धर्म जाति अलग अलग उसके लोग रहते हैं, उसको हम कहते हैं सोसाइटी। तो सेम केस बात इसमें भी आएगी आपकी कि सोसाइटी जो स्कूल है उसमें भी सभी धर्मों जातियों और सबके साथ सारे लोग पढ़ते हैं, एक साथ पढ़ते हैं बैठ के। तो मिनिएचर फॉर्म किसका है? स्कूल, सोसाइटी का। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आ सकता है आपको एग्जाम में। अगला प्रश्न 1 करोड़ रुपए के लिए, ऑल राउंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द चाइल्ड इम्प्लाइज। देखो स्टूडेंट्स की ऑल राउंड डेवलपमेंट कहाँ होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कहाँ होती है? देखो इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट इन द चाइल्ड माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, उसके दिमाग, तन और उसके स्पिरिट में, है ना, ये सब इसका मतलब है सब में डेवलपमेंट होगी, तो हम इसको कहेंगे कि ऑल राउंड डेवलपमेंट हुई है स्टूडेंट की। इन ऑर्डर टू अवॉइड अननेसेसरी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अराइज आउट ऑफ एनुअल एग्ज़ाम सिस्टम वी शुड यूज़, अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है एनुअल एग्ज़ाम सिस्टम में तो क्या क्या करना चाहिए? हमें पीरियोडिक टेस्ट करने चाहिए और करेक्टिव मेजर के साथ करनी चाहिए। पीरियोडिक टेस्ट वही होता है हमारा। अगला क्वेश्चन एक और आ गया, आपको बताना मुझे कि मिड डे मील प्रोग्राम, चलो मैं ही बता देता हूँ। जो मिड डे मील प्रोग्राम है इज़ गवर्नमेंट स्कूल मीट विद द नीड ऑफ द चाइल्ड, मतलब क्या क्या सिखाता है मिड डे मील स्कूल प्रोग्राम? अब देखो मिड डे मील की शुरुआत हुई थी 1995 में। ओके, इसका मकसद ये था कि स्कूल में अंदर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को बढ़ाना और उनकी रिटेंशन को भी बढ़ाना। ऐसा नहीं कि वो एक बार स्कूल में एडमिशन ले ली फिर वो जल्दी छोड़ के चले गए, नहीं, रिटेंशन भी होनी चाहिए स्कूल के अंदर कि हाँ वो टिके भी वहाँ पे। अच्छा, फिर एक बात होगी, फिर अब इसका नाम चेंज कर दिया है राष्ट्रीय पोषण मिशन। अब शायद राष्ट्रीय पोषण मिशन के बाद इसका नाम दोबारा से चेंज हुआ है। अब मुझे वो बताना है आपने कि जो आपका मिड डे मील का प्रोग्राम है इसका नाम चेंज करके क्या रखा हुआ है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक ये आपको मिलना चाहिए। पहले ये सूखा राशन देते थे, मतलब चावल चोवल घर को देते थे, और कब से इसको स्कूल में पकाना स्टार्ट कर दिया था। और इसमें कड़ी कुड़ी बहन है, ये भी आपको बता देता हूँ। पहले मीठे मीठे चावल बनाते थे ना, कोई नहीं खाता था। हम भी सरकारी स्कूलों में पढ़े ना, मन नहीं करता था खाने का।
फिर थोड़ा सा लगे वो चावल दाल बनाने, फिर थोड़ा सा ठीक हुआ ये। तो आपका मिड डे मील जो है ना वो आपके लव एंड बिलोंगिंगनेस को भी बढ़ाती है, क्योंकि सभी साथ में बैठ के खाते हैं खाना, है ना, बिना किसी रंग भेद जाति पाति के भेदभाव से। पहले तो ऐसा होता था कि प्लेटें में खुद घर से लेके आते थे, हमारे जो बैग है ना उसमें प्लेटें हमारे बैग में हुआ करती थी। मतलब क्या दिन थे यार वो भी। मतलब जैसे रिसेस होती थी भागते थे हम कि हमें खाना खाना है। मतलब क्या ही दिन थे वो। अब तो शायद प्लेटें भी स्कूल वाले ही रखते हैं वहाँ पे, है ना, स्कूल वाले ही रखेंगे प्लेटें वहाँ पे, मतलब स्कूल में ही होती है प्लेटें वगैरह भी। चलो बताना मुझे कौन कौन सरकारी स्कूल में पढ़ा है और किसने 8th तक मिड डे मील खाया है। हम तो ऐसा तो था कि यार मिड डे मील खाने को मिल जाए, चाहे हम 9th में थे 10th में थे, मेरे को खिलाई दे, है ना। लंच को लेके नहीं आते थे, भूख लगती थी। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, वाइल आस्किंग अ प्रोबिंग क्वेश्चन इन ए क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अफेक्ट देयर एडवर्सली। तो क्लियर इंटेंट जो है काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है इसमें। अगला है हमारा क्वेश्चन, अ मेंटली चैलेंज चाइल्ड, एक आपका मेंटली चैलेंज्ड है बच्चा, उसका क्या करेंगे आप, इसका ये बताना है इसमें कि कैन अटेन मास्टरी विद अल्टरनेटिव सुटेबल इन्वायरमेंट एंड मेथड। जो आपका मेंटली चैलेंज चाइल्ड है वो मास्टरी मतलब अपने सब्जेक्ट में या फिर किसी भी फील्ड में मास्टरी प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसको पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा अलग होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे इक्विपमेंट होने चाहिए और एक मतलब सूटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगला प्रश्न, एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज टू। एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब किसको मेज़र करने में हेल्प करते हैं, तो ये पोटेंशियलिटी को मेज़र करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अवॉर्डिंग ग्रेड्स इन प्लेस ऑफ न्यूमेरिकल मार्क्स इज़ रिकमेंडेड बिकॉज। अच्छा, आपको परसेंटेज की जगह ना ग्रेड मिलते हैं, ABCDE ABE सो ग्रेड मिलते हैं ना। तो इसमें मतलब इसका क्या रीज़न था, इसका मतलब क्यों ऐसा करा गया। तो पहला, ग्रेड्स आर ईजियर टू अवॉर्ड, नहीं भाई टफ होते हैं बनाना। टीचिंग लर्निंग विल बी फैसिलिटेटेड, नो। इट विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नो। इट विल रिड्यूस द एरर ऑफ द जजमेंट, कि आपका जजमेंट का जो एरर है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते कि भाई ए ग्रेड से पास हो तो ए ग्रेड से ही पास हुआ है, बात ख़त्म। अगला प्रश्न हमारा, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT, इसकी मैं एक दिन फुल फॉर्म बोल रहा था। तो इसका एस्टैब्लिश कब इसमें एस्टैब्लिश हुआ था, ये 1961 में हुआ था। अच्छा, मुझे ये भी बताना है आपने ना कि अब इसके फर्स्ट इसके चेयरपर्सन कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे, और अब इसके लेटेस्ट में चेयरपर्सन कौन है, ये आपको बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये भी बताना है। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, जो आपका किंडरगार्टन सिस्टम है वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो ये फ्रोवेल के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ द टीचिंग हैज़ टू बी जस्ट इन द टर्म ऑफ। टीचिंग की जो आपकी इफेक्टिवनेस है, कितनी इफेक्टिव हुई आपकी टीचिंग, वो किससे आप पता लगा सकते हो, तो लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि जब आप स्टूडेंट से कुछ पूछोगे और स्टूडेंट उसका जवाब किस तरह से देता है ना, वहाँ से आपको पता चलेगा कि कितनी आपकी जो टीचिंग जो है काफ़ी कितनी इफेक्टिव हुई है। अगला प्रश्न, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर इज़, टीचर के सामने सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज जो है क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है टू मेंटेन द डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, ये भी सही बात है। टू मेक स्टूडेंट टू डू देयर होमवर्क, ये भी सही बात है। टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, ये भी है। मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल, और कौन सोचेगा कि इसका आंसर ये होगा। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यही होगा कि स्टूडेंट जो भी पूरे इन्जॉय से पढ़ेंगे। अब अगर पूरे इन्जॉय से वो पढ़ेंगे तो क्लासरूम में डिसिप्लिन भी बनेगा, डिसिप्लिन बनेगा तो वो क्लासरूम में बच्चे अपना होमवर्क भी प्रॉपर करके लाएंगे। जब उनको अच्छे से समझ में आएगा तो वो क्यों नहीं करेंगे अपना होमवर्क। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसी बात पे, इफ़ यू आर इरिटेटेड एंड शो रैशनेस बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट बिहेवियर ऑफ अनदर टीचर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर ओन बिहेवियर। अगर आप किसी दूसरे टीचर के बिहेवियर से इरिटेट हो गए ना, क्योंकि आजकल के टीचर अलग अलग ही मुद्दों के ऊपर बात करते हैं, मतलब हंसी भी आती है कभी कभी। चलो तो उसका सही आंसर क्या है, योर बिहेवियर इज आल्सो अ साइन ऑफ माल एडजस्टमेंट एंड सो ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ व्हेन यू आर माल ट्रीटेड। देखो स्टूडेंट, होता क्या है कि आपको ऐसा भी होगा कि कुछ ऐसी बातें करेंगे टीचर जो आपको इरिटेट हो रहे होंगे आप उस बात से, लेकिन आपको उस माहौल में एडजस्ट होना पड़ेगा। आप उनको ऐसा नहीं कह सकते कि भैया क्या बातें कर रहे हो, है ना। तो या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि मतलब थोड़ा सा मजाक वे में, ताकि उनको बुरा भी ना लगे और वो उनका टॉपिक भी बंद हो जाए। मतलब इस तरह से आप वहाँ पे कर सकते हो प्रैक्टिस अपनी। अगला प्रश्न देखते हैं, अ टीचर्स प्रोफेशनलिज्म मीन्स, टीचर का प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या रहता है। अ टीचर हैज़ टू टीच फॉर द सेक ऑफ गेटिंग सैलरीज, नो भाई, गलत जवाब।
अ टीचर मस्ट हैव completed प्रोफेशनल टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स बिफोर हिज अपॉइंटमेंट, नो, होनी चाहिए। ऑल ऑफ दिस तो होगा ही ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी ही गलत है। टू एक्सटेंड टू विच अ टीचर सब्सक्राइब टू ए प्रोफेशनल कोड, ये मेरे को भी समझ में नहीं आया कि क्या बात है। अच्छा, टीचर प्रोफेशनलिज्म की बात करी गई थी इसमें। अगला प्रश्न है हमारा, विच वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द गाइडेंस एक्टिविटी शुड बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, सबसे पहले कौन सी गाइडेंस एक्टिविटी होनी चाहिए? तो सिलेक्शन ऑफ द करिकुलम होना चाहिए भाई, ये मैंने आपको सारा प्रोसेस करवाया हुआ है। अ टीचर शुड कीप हिज वॉइस, देखो ये आगे क्वेश्चन, अ टीचर शुड कीप हिज वॉइस इन द क्लास, देखो उसमें क्या आएगा, सम टाइम लो सम टाइम हाई, और कुछ लोग मॉडरेट लगाएंगे इसमें, लाउड सो दैट एवरी कैन हियर क्लियरली, कोई लोग इसको लगाएंगे, हाई इनफ टू बी हियर फॉर द, देखो इसमें सारे ऑप्शन कितने आसान है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जो साउंड की जो पिच होनी चाहिए, वॉइस होनी चाहिए आपकी, वो थोड़ी सी, कभी कभी आपको लो भी पढ़ाना पड़ता है, कभी कभी आपको हाई भी पढ़ाना पड़ता है। इस क्वेश्चन को लेकर मेरे को हमेशा ये डाउट ही रहा है, क्योंकि आज अलग अलग जगह के ऊपर इसका अलग अलग आंसर मिलेगा। देखो सेकंड मतलब यहाँ पे मैंने ही बता दिया, अभी मैंने एक बार पहले करवाया था, वहाँ पे लिखा था कि हाई इनफ, ओके, तो इसका मेरे को अभी तक सही आंसर नहीं मिला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू अबाउट टीचिंग, तो टीचिंग में इनमें ट्रू क्या है देखते हैं। द एनालिसिस एंड असेसमेंट ऑफ द टीचिंग प्रोवाइड फीडबैक फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट इन द टीचिंग मेथड, हाँ। इट इज़ हाईली डोमिनेटेड बाय द कम्युनिकेशन स्किल्स, इट इज़ अ प्रोसेस नॉट एन एक्ट। अच्छा यहाँ पे छोड़ रहा, अच्छा पूछा है कि ट्रू अबाउट टीचिंग, मेरे को तो ऑप्शन नंबर ए ही थोड़ा सा ठीक लगा, हाईली डोमिनेटेड बाय द कम्युनिकेशन स्किल्स, इट इज़ अ प्रोसेस नॉट, चलो ऑल ऑफ दिस ही मान लेते हैं इनके अकॉर्डिंग, है ना। मुझे तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर लगा था, क्योंकि डोमिनेटेड तो नहीं होना चाहिए कम्युनिकेशन स्किल्स के, अपने जो सब्जेक्ट मैटर है उसके वो होना चाहिए आपका काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग। अगला है, इफ द स्टूडेंट इज़ कॉन्स्टेंटली रबिंग हिज आई एंड अनअटेंटिव ड्यूरिंग द ब्लैक बोर्ड वर्क ही इज़ हैविंग, बताओ भाई, अगर वो अपनी आंखें मल रहा है और देख नहीं पा रहा तो क्या आएगा? तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है इसको, हेयरिंग प्रॉब्लम है या विजुअल प्रॉब्लम है? तो सही बात है, इसको विजुअल प्रॉब्लम है, देखने में इसको दिक्कत आ रही है जब वो ब्लैक बोर्ड को पे बार बार दिख रहा है। अगला प्रश्न, इफ अ गर्ल स्टूडेंट रिक्वेस्ट टू कलेक्ट हर पोस्ट एट योर एड्रेस, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन दिस केस? अच्छा इसमें बताओ मुझे ऑप्शन, इसके ऑप्शन दिख रहा ना, यू वुड नॉट गिव परमिशन एज इट इज़ अगेंस्ट द एज योर ओन प्रिंसिपल्स, पहले मैंने आपको ये आंसर बताया था, हमने ये आंसर देखा था। यू विल नेवर अलाउ हर सस्पेक्टिंग अ फॉल गेम, ये तो हो कुछ भी हो सकता है। यू विल परमिट हर बिकॉज यू मे गेट इन टच विद हर, गलत जवाब। एज अ टीचर यू विल अलाउ हर, अब इसमें क्या करोगे आप, क्योंकि पहले मैंने आपको करवाया था कि यू विल नॉट परमिशन एज इट इज़ अगेंस्ट योर ओन प्रिंसिपल्स, हो सकता है ना। गर्ल्स स्टूडेंट मांग रही है, मतलब घर में आने की, क्या कलेक्ट, मतलब आपके घर में जाके आपके पास पोस्ट, देखो हो भी सकता है कई कई बात मुझे लगता है, क्योंकि क्वेश्चन भी मुझे जब मैंने पहले करवाया था ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो उसमें मैंने आपको ऑप्शन नंबर ए सही करवाया होगा इसमें, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इस बारे में उन्होंने कि एज अ टीचर यू विल अलाउ हर। अब इसमें तो बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है ना, कि आप अकेले रह रहे हो, अकेले बुला रहे हो, उसके साथ अकेले आ रही है वो, जब कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा क्यों ही सोचें हम इसको, मान लो इसको ऑप्शन नंबर सी। अगला है हमारा, द प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचर आर एक्सप्लेन इन यूनेस्को पब्लिकेशन इज़, अच्छा मतलब टीचर के लिए क्या यूनेस्को ने क्या रखा हुआ है? मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट होनी चाहिए, हाँ। इनोवेटिवनेस इन अप्रोचिंग द टीचिंग एंड टीचिंग स्ट्रेटजी, मतलब थोड़े इनोवेटिव होना चाहिए टीचर को। जस्टिस ऑफ द प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन के ऊपर जस्टिस रखें, यानी कि ऑल ऑफ दी अबव इसमें सही आंसर रहेगा। ओके, अभी थोड़ा सा और करवा देते हैं, कितने पेजेस हैं? 2 पेजेस हैं, यानी कि 200 तक हैं क्वेश्चन, चलो कर ही लेते हैं। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी क्वालिटीज़ ऑफ द टीचर एक्सेप्ट, इनमें से कौन सी टीचर की क्वालिटी होनी चाहिए क्या छोड़ के? पेशेंस होनी चाहिए, टॉलरेंट, वेरी गुड। स्वीट, पोलाइट एंड क्लियर वॉइस, वेरी गुड। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक बात है। सुपरस्टिशन होनी चाहिए, सुपरस्टिशन क्या होता है? मतलब धर्म, उस पर विश्वास है, आत्माओं पे विश्वास ना, ये नहीं होना चाहिए टीचर को। इफ़ मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक यू शुड,
अगर आप में मैक्सिमम टीचिंग हम पहले कर चुके हैं, ऑप्शन नंबर डी इसमें से आंसर रहेगा कि अपनी टीचिंग को थोड़ा सा स्लो रख के और थोड़ी सी एक्स्ट्रा गाइडेंस प्रोवाइड करवानी है कौन से बच्चे को, जो बच्चे थोड़े से ब्रिलियंट हैं पढ़ने में। अगला है हमारा, इफ़ बैक बेंचर्स आर ऑलवेज टॉकिंग इन योर क्लास द टीचर शुड, तो उनको आगे बढ़ा दो। ये भी हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं ना। ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल्स ऑफ लर्निंग द वन दैट टेक्स प्रोसीजर ओवर अदर इज, तो उसमें एबिलिटी टू रीड, ऑप्शन नंबर डी ही मान लेते हैं, डिज़ायर टू लर्न इसमें से आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है हमारा, फॉर अ टीचर टीचिंग अ क्लास विद लार्ज स्ट्रेंथ वट विच ऑफ द टेक्निक इज़ द बेस्ट। देखो ये मैंने आपको करवाया भी था क्योंकि बहुत बड़ी क्लास होती थी, तो मैंने आपको वो लेक्चर मेथड करवाया था ना। लेक्चर मेथड में मैंने आपको समझाया भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मतलब पॉजिटिव ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एक साथ हम पढ़ा सकते हैं, तो लेक्चर और क्लास नोट के माध्यम से उनको पढ़ा सकते हैं, बहुत बड़ी क्लास होगी तो। टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन द क्लासरूम इज़ एन एडिक्शन ऑफ, अगर बच्चे क्लासरूम में इनडिसिप्लिन कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो क्लासरूम में बोर हो रहे हैं क्योंकि बार बार रिपीटिवनेस हो रही है। आप एक बात को बार बार दोहरा रहे तो स्टूडेंट जो है बोर हो गए कि भाई आगे पढ़ा ले, ऐसी सी बातें। कई बार सही भी होता है, कई बार ये थोड़ा सा इरिटेटिंग भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव अ मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, विच मेथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव द कोऑपरेशन बिटवीन देम। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, आस्किंग पेरेंट्स टू डिस्कस इक्वालिटी, गलत जवाब। मेकिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शेयर अ बेंच, नो। टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी इन द लेसन, ऑप्शन नंबर सी सिटिंग टास्क हैव विच हैव टू बी डन टुगेदर, मतलब इस तरह से टास्क देने हैं जहाँ पे दोनों साथ बॉयज़ एंड गर्ल्स साथ में बैठ के काम कर सकें। अगला है हमारा, अ टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड, अगर टीचर जो है अपने स्टूडेंट्स का अटेंशन नहीं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या है कि अपने पहले क्वेश्चन किया था आज का हमने, ये इवेल्यूट करे टीचिंग मेथड को और उसको इम्प्रूव भी करे। अच्छा बोला अरेंज करना है, अब इसको मैं बताओ अरेंज करना है, इसमें क्या करना है। देखो पहले ऑब्जेक्टिव बनाने को कहा था मैंने, वेरी गुड। फिर मैंने बोला था कि जो प्रीवियस नॉलेज है स्टूडेंट्स की उसके साथ रिलेट करना है, हाँ। फिर आएगा प्रेजेंट ऑफ द मटेरियल, फिर आपका मटेरियल को प्रेजेंट करना है, आपने मटेरियल प्रेजेंट कर दिया, फिर उसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट करने के बाद अगर आपको कुछ कमियाँ दिखती हैं तो उसको रीटीचिंग करो कि हाँ भाई यहाँ पे इस टॉपिक में कमी रहेगी तो रीटीचिंग उसमें से आंसर रहेगा। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, यही करवाऊँगा मैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग अ टीचर, तो बताना है भाई सब, मतलब सबसे सिंगल फैक्टर क्या है। तो स्कॉलरशिप नो, कम्युनिकेटिव एबिलिटी नो, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी नो। ऑप्शन नंबर सी है पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट द क्लास एंड टू द पीपल, मतलब किस तरह से वो क्लास को रिलेट कर सकता है अपने मतलब सब्जेक्ट के साथ या फिर अपने टॉपिक के साथ, वही इसमें बेस्ट आएगा। तो स्टूडेंट ये था आज का आपका लेक्चर, और मुझे लगता है कि आपने इसमें मतलब कुछ ना कुछ तो गेन किया ही होगा। तो हम आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल। अपना दिन, गुड नाइट वैसे ना, चलो सो जाओ अब और अच्छे से तैयारी करो।